विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज यादव परिवार को एक बड़ा झटका दिया है, यानी कि समाजवादी परिवार को एक बड़ा झटका देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हम खड़े हैं अपर्णा यादव के लखनऊ के आवास पर। ये उनका आवास है 8/11 विक्रमादित्य मार्ग। इसमें श्री मुलायम सिंह यादव, श्रीमती साधना यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, ये इनका आवास है और यहाँ पर अपर्णा यादव रहती हैं। दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हुई है। माना ये जा रहा है कि परसेप्शन की ये राजनीति पूरी तरह से, जिस तरह कही जाती है कि राजनीति परसेप्शन का खेल होता है, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी तर्ज पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सपा में शामिल कराकर अखिलेश यादव ने भाजपा को झटका दिया था, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी ने तगड़ा दांव खेलते हुए यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इससे एक संदेश और भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है कि जो महिलाएं हैं, यानी 50% जो आबादी है, उसका विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी पर ही है। इसे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव जी। मैडम, आप बीजेपी में शामिल हुई हैं, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी में जो लगातार विकास हो रहा है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जिसने भारत के संस्कारों को, इसके मूल्यों को, इसके धर्म को बचा करके रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवादिता को बहुत आगे रखा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज इस पार्टी से जुड़ करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैम, अगर बात की जाए तो कहाँ से लड़ने का प्रोग्राम है, कि लखनऊ कैंट से या फिर सुल्तानपुर से? क्योंकि कहा जाता है कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से पिछली बार लड़ी थी, इस बार कहाँ से लड़ेंगी? देखिए, लखनऊ कैंट से मैं ज़रूर लड़ी थी पिछली बार, पर मैं ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ती हूँ कि वो मेरे लिए क्या इच्छा रखते हैं। मुझे पूर्ण आस्था है कि जो भी निर्णय वो मेरे लिए लेंगे, जो भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए वो मुझे देंगे, वो मुझे शिरोधार्य होगा। तो ये थी अपर्णा यादव, जिन्होंने कहा था कि पार्टी जो मुझे निर्णय देगी उस पर मुझे मंजूर होगा। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। अब तक तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है, और आज अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो गई हैं। क्या कहना है सर इस पर? अपर्णा यादव जी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का स्वागत है, और राष्ट्रीय नेतृत्व के इस निर्णय की हम का अभिनंदन करते हैं, और अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी का धन्यवाद करते हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि और भी समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, जिसमें शिवपाल यादव जी का भी नाम है, वो भी आपके संपर्क में है। और अभी किसी नाम के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। ये जरूर है कि जो कोई हमारे पास संपर्क में आता है, हम उसका परीक्षण करने के बाद अपने प्रदेश नेतृत्व को प्रकरण संदर्भित करते हैं, और प्रदेश नेतृत्व यदि हमको सहमति दे देता है तो हम उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। सर, अभी और भी बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को देने की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा, ना मैंने देखा ना आपने देखा है। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिनका कहना है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा, यानी कि आने वाले वक्त में और भी तमाम चेहरे, जो कि अन्य पार्टियों के बड़े चेहरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते दिखाई देंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आज खबरें आई कि अखिलेश यादव विधानसभा सीट का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो सीट कौन सी होगी ये साफ नहीं था। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि आजमगढ़ की जिस गोपालपुर सीट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, वहां से वो सांसद हैं, इसलिए आजमगढ़ की जनता से पूछ करके ही वो कोई फैसला करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहेंगे कि वो विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में लड़ने से पहले लड़ लें।
जिसका मतलब ये है कि गोरखपुर से पहले जहां पर चुनाव होगा शायद अखिलेश यादव वहां से किसी विधानसभा सीट पर लड़ना चाहेंगे, और आजमगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं वो गोरखपुर के बाद हो रहे हैं, यानी वो सीट आजमगढ़ की गोपालपुर सीट नहीं हो सकती है। अब बची संभल की गुन्नौर सीट। क्या अखिलेश यादव वहां से इलेक्शन लड़ेंगे? ये सस्पेंस अब भी बरकरार है। अखिलेश यादव ने आज भी साफ साफ कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात आज भी वही है जहां पर हफ्तों पहले थी। अपर्णा यादव के सवाल पर उन्होंने ज़रूर कहा कि उनका स्वागत है, उनको बधाई है, वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी तो समाजवादी विचारधारा को ही आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि नेताजी ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनकी अपनी मर्जी। इस खबर को अखिलेश यादव ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने 26 जनवरी से पहले यानी गणतंत्र दिवस के मौके से पहले देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमले की जो है वो आशंका जताई है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस को एक खत लिखा है, जिसमें ये कहा है कि इस दिन मुंबई शहर में और दिल्ली शहर में आतंकी हमला हो सकता है। इस वजह से पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में परेड निकाली जाती हैं, तो वहीं मुंबई शहर में अलग अलग जगहों पर 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन अलग अलग कार्यक्रम हो जाते हैं। लेकिन इस दिन के अंदर देश के दो बड़े प्रमुख शहरों पर जो है आतंकियों की भी नज़र रहती है। जिस तरह से जो जानकारी सामने आई है कि 26 जनवरी को 5 मध्य एशियाई देशों से यानी किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के शीर्ष नेता जो है जो हिंदुस्तान में कार्यक्रम होने वाला उसमें शामिल हो सकते हैं। इस वजह से आईबी को अलर्ट मिला है कि इस दिन गणतंत्र दिवस के परेड में पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए हरकत उल मुजाहिदीन, हिजबुल उल को निशाना बनाकर आतंकी हमले की आशंका जताई है। मुजाहिदीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन वीवीआईपी और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं। इस वजह से जो जानकारी अलर्ट आईबी को मिली है उसके मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर तोड़फोड़ हो सकती है। इस वजह से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने पहले से ही मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया है कि आप अपनी सुरक्षा बढ़ाइए, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर निगरानी रखिए। खासकर 26 जनवरी के दिन जब पूरा देश जो है गणतंत्र दिवस मनाता है, जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, तो ऐसे में अब मुंबई पुलिस की जो है सामने चुनौती आ गई है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जगह जगह कार्यक्रम होते हैं और इस दिन पुलिस की जो मुस्तैदी होती है, पुलिस की जो सुरक्षा होती है, उसको लेकर अब मुंबई पुलिस को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। कैमरामैन बादशाह के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल माध्यम से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल स्टूडियो में खड़े हैं, जहां पर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए लगातार जो है उत्तराखंड बीजेपी के तमाम दिग्गज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की जनता से जुड़ रहे हैं। बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी वर्चुअल स्टूडियो से प्रदेश की जनता को संबोधित किया था। आप देखिए किस तरह से ये पूरा वर्चुअल सेटअप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे का रंग है, ध्वज का रंग है, उस रंग से इस पूरे वर्चुअल स्टूडियो को सजाया गया है। पीएम मोदी की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो एंट्रेंस पर लगी है। और अब आपको दिखाते हैं, ये है वर्चुअल स्टूडियो, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त लग रही है कि अब यहीं से उत्तराखंड की तमाम 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस समय हमारे साथ एक बेहद खास शख्स मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इस समय वर्चुअल जनसभा के उत्तराखंड के प्रदेश संयोजक हैं, पुष्कर काला जी। काला जी, ये पूरा जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। बीते रोज मुख्यमंत्री ने यहाँ से वर्चुअल संवाद किया। अब किन किन विधानसभा सीटों के लिए यहाँ से जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, क्या है कि ये जो आपदा आई है कोरोना के रूप में, ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये जल्दी से समाप्त हो और हम लोग सब जनता से रूबरू हों सीधे सीधे। लेकिन फिर भी अगर हमको ऐसी परिस्थिति में, जैसे कि आज कोरोना की SOP के तहत हम काम कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में हमको काम करना पड़ा, तो हमारी पूरी तैयारी है। हमने यहाँ एक स्टूडियो तैयार कर दिया है, एक स्टूडियो हमारा हल्द्वानी में तैयार हो रहा है और आवश्यकता पड़ी आगे भी ऐसी ही तो हमें एक बड़ा स्टूडियो और तैयार करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का उद्बोधन प्राप्त होगा, जिसके द्वारा। और
ये जो स्टूडियो है इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। आज हमारी 2 सभाएं यहाँ से होंगी, एक हरिद्वार ग्रामीण और एक रुड़की की, जिसको संबोधित करेंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और हल्द्वानी वाला सेटअप हमारा आज पूरा हो जाएगा, तो कल से वहाँ भी हमारा रैलियाँ शुरू हो जाएंगी। हम इसी तरह से पिछले विगत 2 वर्षों से काम करते आए हैं वर्चुअली। अब हम इसको बड़े स्केल पर कर रहे हैं, जनसभाएं इसमें कर रहे हैं। क्या जो राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता हैं, क्या वो भी इस वर्चुअल स्टूडियो में आएंगे आगामी दिनों में? कुछ ऐसी प्लानिंग है आप लोगों की? नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे। वहाँ हमारा दिल्ली कार्यालय में हमारा वर्चुअल स्टूडियो है, वो वहाँ से सभा को संबोधित करेंगे। और हमारे जो जिस स्तर की हमारी रैली होगी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा, उस स्तर के कार्यकर्ता, मैंने अगर लोकसभा स्तर पर हम वो संबोधन करेंगे तो लोकसभा के 14 सीटों के हमारे प्रत्याशी उस मंच पर रहेंगे, जो बड़ा मंच है। वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, ये 4 नेता हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो वो वहाँ से दिल्ली संबोधित करेंगे, हमारा मंच यहाँ रहेगा। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और वर्चुअल जनसभा के प्रदेश संयोजक पुष्कर काला जी से। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और अपराध के मामलों में कमी करने के लिए अब मध्य रेलवे ने मुंबई के महिलाओं के कोच में सीसीटीवी कैमरा लगाने का लक्ष्य रखा है। और ये देखिए, अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक मुंबई के तकरीबन 37 लोकल ट्रेन में जो मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, वहां पर तकरीबन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और तकरीबन 3000 के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो आगामी साल 2023 में जो है वो पूरा होता है। इसके मद्देनजर महिलाओं के डिब्बे में जो भी महिला यात्री रात के समय प्रवास करती हैं, उनके साथ जो अत्याचार होता है, उनके साथ जो छेड़खानी होती है, जो मनचले लोकल ट्रेन में प्रवास करते हैं महिला डब्बे में, उस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया गया है। कहीं न कहीं इससे महिलाओं की जो जांच जो होता है उस पर थोड़ा लगाम लगाया जाएगा। देखिए तस्वीरें, ये सीसीटीवी कैमरा है जिससे निगरानी रखी जाती है, कैसे महिलाएं जो है सुरक्षित रहेंगे। महिलाओं से भी बात, कुछ महिला से जो है सफर कर रही हैं, उनसे बात। ये बताइए कि सीसीटीवी कैमरा बॉल लगने जा रहा है, कितना सेफ महसूस होता है? जब अच्छा लग रहा है, महिलाओं के लिए अच्छा है। ऐसे तकलीफ होती है ना कभी-कभी। रात में ट्रैवल करते हैं आप? जी नहीं, लेकिन रात में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए अच्छा है। बिल्कुल, जो रात के समय जो महिलाएं प्रवास करती हैं उनके लिए ये खास तौर पर सबसे बेहतर है। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ इंडिया, मुंबई। मौसम में गिरावट आने के बाद वादी कश्मीर में फिर एक बार बर्फबारियों का सिलसिला जारी हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने जो है आप तक महकमे मौसमियात की पेशन गोई पहुंचाई थी कि 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के शाम तक, यानी आज शाम तक किसी भी वक्त बर्फबारी हो सकती है। और इसका असर जो है आज देखा जा रहा है। ज़मीनी इलाकों के साथ साथ बलाई इलाके जो है इसकी लपेट में आ रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा, बांडीपोरा और जो है हंदवारा इलाकों में, और जो खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए इलाके हैं उनमें बर्फबारी जो है देखी जा रही है। साउथ कश्मीर के शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में भी इसका असर जो है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की सी बर्फबारी सुबह सवेरे से ही स्टार्ट हो चुकी है। और जो है अगर ये देर आज दोपहर तक रही तो इसके साथ साथ ही हवाई ट्रैफिक और ज़मीनी ट्रैफिक जो है मुतासर हो सकती है। हालांकि आज शाम तक ये बर्फबारी हो सकती है। जहाँ तक कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई का ताल्लुक है, फिलहाल जो है फिलहाल कश्मीर वादी में बिल्कुल कड़ाके की सर्दी फैली हुई है। लोग अपने ही घरों में ही अभी सीमित है, क्योंकि आप जो हमारे पीछे देख सकते हैं सड़कें सुनसान पड़ी हुई है। लोग जो है अंदर ही रहना बेहतर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दी के वजह से जो है उनको कई सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है।